क्या आप जानते हैं कि भारत में काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम भारत में काम जीवन संतुलन की जटिलताओं, सामाजिक दबावों और व्यक्तिगत बलिदानों की पड़ताल करेंगे। क्या आप भी इस निरंतर संघर्ष से थक चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। द वर्क लाइफ सीसॉ इन इंडिया। इस भागदौड़ भरी दुनिया में काम और जिंदगी को संतुलित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। अक्सर हमारी नौकरी की जरूरतें हमारी निजी जरूरतों पर हावी हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है, इस जिंदगी के खेल में हम जीतेंगे कैसे? हाउ डू वी विन दिस गेम ऑफ लाइफ व्हेन द रूल्स सीम सो स्क्यूड टुवर्ड्स एंडलेस वर्क? हम कामयाबी के पीछे भागते हैं, लेकिन किस कीमत पर? इस दौड़ में हम अक्सर थक जाते हैं और उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो असल में मायने रखती हैं। आज के दौर में, खासकर काम की भागदौड़ भरी दुनिया में, बहुत से भारतीयों के मन में यही सवाल है। काम में अच्छा करने, आगे बढ़ने और दूसरों से बेहतर करने का दबाव बहुत ज्यादा है। हमें हमेशा ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा समय तक काम करने और तेजी से काम करने के लिए कहा जाता है। ज्यादा काम करने को ही कामयाबी का रास्ता बताया जाता है। लेकिन हमारे परिवार, हमारे शौक, हमारी सेहत का क्या? काम की समय सीमा और लक्ष्यों को पूरा करने की दौड़ में जिंदगी के ये पहलू अक्सर पीछे छूट जाते हैं। समय के खिलाफ इस दौड़ में वर्क लाइफ बैलेंस एक सपने जैसा लगता है। भागदौड़ में आराम और अपनी तरक्की के लिए समय ही नहीं मिलता। ये एक झूले की तरह है जो कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ झुकता रहता है। कभी संतुलन नहीं मिलता। कभी काम हमारा पूरा ध्यान मांगता है तो कभी निजी जिंदगी पीछे छूट जाती है। एक तरफ ऑफिस में आगे बढ़ने, ज्यादा कमाने और ज्यादा पाने का दबाव होता है। समाज की उम्मीदें और हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। दूसरी तरफ अपनों के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और जिंदगी को पूरी तरह जीने की इच्छा होती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली चुनौती है। शायद असली कामयाबी का मतलब बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ नौकरी में आगे बढ़ना ही नहीं है, बल्कि खुश रहना और संतुष्टि भी है। हमें एक नया नजरिया अपनाने की जरूरत है जहां काम और जिंदगी साथ साथ चले। इस झूले पर चलते हुए हमें याद रखना चाहिए कि असली कामयाबी अपने काम और निजी जिंदगी दोनों में खुशी ढूंढना है। ये उन चीजों के लिए समय निकालने के बारे में है जो सच में मायने रखती हैं और एक संतुलित, खुशहाल जिंदगी जीने के बारे में है। क्या 70 घंटे काम करने से मिलेगी कामयाबी? मूर्ति का मंत्र और विरोध। हाल ही में इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाले अपने बयान से देश भर में बहस छेड़ दी। उन्होंने युवा भारतीयों से कड़ी मेहनत और त्याग को अपनाने का आग्रह किया और कहा कि प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में कामयाबी पाने का यही मूल मंत्र है। उनके शब्द भले ही नेकनियति से कहे गए हों, लेकिन लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। कई लोगों ने उनके समर्पण और काम के प्रति लगन की सराहना की, इसे राष्ट्रीय प्रगति का मंत्र माना। हालांकि कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा, खासकर मिलेनियल्स और जेन जी, ने नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया। उनका तर्क था कि इस तरह का नजरिया एक खराब काम संस्कृति को बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी करता है। नंबर के पीछे की सच्चाई, ओवरटाइम इज द ओनली टाइम इन इंडिया। सच तो यह है कि भारत में लंबे समय तक काम करना कोई नई बात नहीं है। दशकों से देर तक काम करने की संस्कृति भारतीय कॉरपोरेट जगत में गहरी पैठ बना चुकी है। मुंबई के चहल पहल वाले दफ्तरों से लेकर बैंगलोर के टेक हब तक कहानी एक जैसी ही है। कर्मचारी अक्सर खुद को देर तक काम करते हुए पाते हैं, सिर्फ समय सीमा पूरी करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भूमिकाओं के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए भी। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय प्रति सप्ताह औसतन 48 घंटे काम करते हैं, जो कई विकसित देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। इस आंकड़े में घर से काम करने में बिताए अतिरिक्त घंटे या आने जाने में बिताया गया समय भी शामिल नहीं है। इसकी तुलना में जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों में औसत काम के घंटे लगभग 35 से 38 घंटे प्रति सप्ताह हैं, जो वर्क लाइफ बैलेंस में भारी अंतर को दर्शाता है। इसमें लंबे आवागमन, लगातार उपलब्ध रहने का दबाव और काम और निजी जीवन के बीच धुंधली होती रेखाएं भी जोड़ लीजिए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बर्नआउट और तनाव का स्तर बढ़ रहा है। भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से जूझते हुए घर लौटने और फिर से काम जारी रखने की दिनचर्या आराम या निजी समय के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। हर समय उपलब्ध रहने की उम्मीद स्थिति को और भी बदतर बना देती है, जिससे कर्मचारियों के लिए काम से पूरी तरह से अलग होना मुश्किल हो जाता है। रिया का उदाहरण लें, जो बेंगलोर में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अपने कई साथियों की तरह
वह भी लंबे काम के घंटों और लगातार दबाव के चक्र में फंसी हुई है। टेक इंडस्ट्री, जो अपनी मांगलिक प्रकृति के लिए जानी जाती है, अक्सर कर्मचारियों से हमेशा तैयार रहने की अपेक्षा करती है ताकि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। वह लंबे समय तक काम करती है, अक्सर समय सीमा पूरी करने के लिए पूरी रात जागती रहती है। समय पर उच्च गुणवत्ता वाला काम देने के दबाव का मतलब है कि वह अक्सर अपनी नींद और निजी समय का त्याग करती है। मंद रोशनी वाला दफ्तर उसका दूसरा घर बन जाता है, क्योंकि वह कोड की पंक्तियों और जटिल एल्गोरिदम के बीच काम करती है। उसके सप्ताहांत नींद पूरी करने या घर के काम करने में बीत जाते हैं, जिससे उसके लिए या उसके प्रियजनों के लिए बहुत कम समय बचता है। सप्ताहांत के कीमती घंटे, जो आदर्श रूप से आराम और तरोताजा होने का समय होने चाहिए, इसके बजाय थका देने वाले कार्य सप्ताह से उबरने और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में बीत जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं हमेशा काम पर ही हूँ, हमेशा काम कर रही हूँ, वह थकावट से भारी आवाज में कहती है। हमेशा काम पर रहने की स्थिति उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है, जिससे उसे शांति का एक पल भी मिलना मुश्किल हो जाता है। फोन कॉल, ईमेल और संदेश कभी रुकते नहीं हैं, जिससे काम का एक अंतहीन चक्र बन जाता है। मुझे याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार कब सही मायने में आराम किया था। काम की लगातार तेज गति और हमेशा मौजूद मांगों ने आराम को एक दूर की याद बना दिया है। रिया जैसे कई लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस की अवधारणा एक अप्राप्य सपने जैसी लगती है, क्योंकि वे आधुनिक कार्यस्थल के दबावों और अपेक्षाओं से जूझ रहे हैं। आम आदमी बनाम कॉर्पोरेट राजा, हिपोक्रेसी इन द इंडियन वर्कप्लेस। भारतीय कॉर्पोरेट जगत महत्वाकांक्षा, कड़ी मेहनत और अक्सर स्पष्ट विरोधाभासों का एक जटिल जाल है। एक तरफ हमारे पास आम आदमी है जो अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट राजा हैं जो अलग नियमों से चलते दिखाई देते हैं। कॉर्पोरेट जगत के भीतर का पाखंड निराशा को और बढ़ा देता है। कर्मचारी अक्सर ज्यादा उम्मीदों और सीमित संसाधनों के चक्र में फंस जाते हैं। उनसे भारी दबाव में अक्सर जरूरी समर्थन या मान्यता के बिना परिणाम देने की उम्मीद की जाती है। जहां नेता लंबे काम के घंटों की वकालत करते हैं, वहीं वे अक्सर अपने पद के साथ आने वाले विशेषाधिकार को स्वीकार करने में विफल रहते हैं। इन नेताओं के पास काम सौंपने, बेहतरीन संसाधनों तक पहुंचने और नौकरी की सुरक्षा का आनंद लेने जैसी सुविधाएं होती हैं, जो एक औसत कर्मचारी के लिए पहुंच से बाहर होती है। उनके पास ऐसे संसाधनों और सहायता प्रणालियों तक पहुंच है जिनके बारे में ज्यादातर कर्मचारी केवल सपना ही देख सकते हैं। निजी सहायकों से लेकर अत्याधुनिक कार्यालय स्थलों तक काम करने की परिस्थितियों में असमानता साफ दिखाई देती है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां औसत कर्मचारी के प्रयासों पर अक्सर शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार हावी हो जाते हैं। इन्फोसिस का ही उदाहरण लें। कंपनी, जिसे अक्सर भारतीय आईटी सफलता का प्रतीक माना जाता है, के भीतर भी कई विरोधाभास हैं। कड़ी मेहनत और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के बावजूद कई कर्मचारियों के लिए वास्तविकता आदर्श से बहुत दूर है। कड़ी मेहनत के आह्वान के बावजूद कंपनी की कठोर कार्य संस्कृति और वर्क लाइफ बैलेंस की पहल की कमी के लिए आलोचना की गई है। कर्मचारी अक्सर खुद को रात में देर तक काम करते हुए पाते हैं। समय सीमा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निजी समय और स्वास्थ्य का त्याग करते हैं। कई पूर्व कर्मचारियों ने लंबे समय तक काम करने के दबाव और निजी प्रतिबद्धताओं के लिए समर्थन की कमी के बारे में बात की है। उत्पादकता के लिए यह निरंतर प्रयास अक्सर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की कीमत पर आता है, जिससे बर्नआउट और असंतोष पैदा होता है। जो कहा जाता है और जो किया जाता है, उसके बीच का यह अंतर कर्मचारियों में मोहभंग और नाराजगी पैदा करता है। वे खुद को कम आंका हुआ और अधिक काम करने वाला महसूस करते हैं, जिससे एक खराब काम का माहौल बनता है जहां मनोबल कम होता है और कर्मचारियों का आवागमन ज्यादा होता है। यह इस भावना को पुष्ट करता है कि अमीरों और गरीबों के लिए नियम अलग अलग हैं। कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग उन विशेषाधिकारों और लाभों का आनंद लेते हैं जो औसत कर्मचारी के लिए अप्राप्य हैं। एक ऐसा विभाजन पैदा करते हैं जिसे पाटना मुश्किल है। ये पाखंड न केवल कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करता है, बल्कि संगठन के समग्र विकास और उत्पादकता में भी बाधा डालता है। भाग 5, जब शरीर विरोध करता है, द हेल्थ टोल ऑफ हसल कल्चर। निजी स्वास्थ्य की कीमत पर सफलता का यह निरंतर प्रयास एक बड़ी कीमत पर आता है। लगातार तनाव, नींद की कमी और खराब वर्क लाइफ बैलेंस हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर भारी पड़ता है। भारत में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें हृदय रोग, मधुमेह
और अवसाद बढ़ रहा है, खासकर युवा पेशेवरों में। मांगलिक कार्य संस्कृति से जुड़े लंबे काम के घंटे, बिना शारीरिक गतिविधि वाली जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर खान पान की आदतें इसके प्रमुख कारक हैं। भाग 6, क्वाइट क्विटिंग और संतुलन की तलाश, न्यू वेज टू वर्क एंड लिव। लेकिन इस निराशाजनक स्थिति के बीच आशा की एक किरण है। बढ़ती संख्या में लोग इस धारणा को खारिज कर रहे हैं कि सफलता स्वास्थ्य की कीमत पर मिलती है। वे सीमाएं निर्धारित कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं और काम करने और जीने के वैकल्पिक तरीके खोज रहे हैं। क्वाइट क्विटिंग की अवधारणा ने ज्यादा ध्यान खींचा है, जहां कर्मचारी अपने लिए आवश्यक न्यूनतम काम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा काम करने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे महत्वाकांक्षा की कमी के रूप में देख सकते हैं, दूसरों को यह अपने समय और ऊर्जा को वापस पाने के तरीके के रूप में दिखाई देता है। भाग 7, घरेलू ऑफिस, दोगुना टेंशन, वर्क फ्रॉम होम, वरदान या अभिशाप। महामारी ने कई कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम नीतियों को अपनाने के लिए मजबूर किया। हालांकि शुरू में यह कई लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा लग रहा था, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह दोधारी तलवार है। एक तरफ इसने लचीलापन प्रदान किया और आने जाने का समय समाप्त कर दिया। दूसरी तरफ इसने काम और निजी जीवन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया, जिससे काम के घंटे बढ़ गए और तनाव का स्तर बढ़ गया। शारीरिक सीमाओं का अभाव और उपलब्ध रहने की निरंतर अपेक्षा ने कई लोगों के लिए काम से अलग होकर आराम करना मुश्किल बना दिया। भाग 8, सफलता को फिर से परिभाषित करना, बियॉन्ड द पेचेक एंड द प्रमोशन। तो अब हम कहां जाएं? यह समय सफलता की हमारी परिभाषा पर पुनर्विचार करने का है। यह सिर्फ कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने या मोटी तनख्वाह कमाने के बारे में नहीं है। यह जीवन के सभी पहलुओं, काम, परिवार, रिश्ते, शौक और व्यक्तिगत विकास में संतुष्टि पाने के बारे में है। कंपनियों को भी आगे बढ़कर एक ऐसा काम का माहौल बनाना होगा जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य को महत्व दे। इसका मतलब है लचीली कामकाजी व्यवस्था प्रदान करना, स्वस्थ वर्क लाइफ बैलेंस को बढ़ावा देना और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करना। भाग 9, खेल शुरू होता है। अब टेकिंग चार्ज ऑफ योर टाइम एंड वेल बीइंग। बदलाव की ताकत हमारे हाथ में है। हमें इस खराब भाग